Good morning, class. Our today's topic is expansion under Lord Hastings. The Second Anglo-Maratha War had shattered the power of Maratha chief. जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें जो मराठा चीफ थे उसकी पावर बिल्कुल क्षीण हो गई, कम हो गई. बट दे मेड ए डिस्पैरेट अटेम्प्ट टू रीजन देयर इंडिपेंडेंस इन 1817. परंतु उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, अपनी जो आज़ादी थी 1817 में एक अलग तरीके से उसको बचाने की कोशिश की. द पेशवा अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना इन नवंबर 1817. पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर अटैक किया पूना में 1817 में, नवंबर 1817 में. अप्पा साहिब अटैक द रेजिडेंसी एट नागपुर. और अप्पा साहिब ने जो नागपुर रेजिडेंसी थी उस पर अटैक किया. एंड माधव राव होलकर मेड प्रिपरेशन फॉर द वार. और माधव राव जो होलकर थे वो युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे थे. द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स कंपेल्ड सिंधिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश suzerainty एंड डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा. जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने उन्होंने सिंधिया ने भी उनका साथ दिया और जो आर्मीज थी पेशवा की, भोंसले की और होलकर की, उनको हरा दिया. द पेशवा वॉज डिथ्रोन्ड एंड पेंशन ऑफ टू बिथुर नियर कानपुर. और पेशवा को पेंशन पर अब उनको अपने स्टेट से हटा करके पेंशन दी जाने लगी और उनको बिठूर के कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया. होलकर एंड भोंसले एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंसेज. होलकर और भोंसले ने जो सहायक संधि थी वो एक्सेप्ट कर ली. द राजपूताना स्टेट हैड बीन डोमिनेटेड बाय सिंधिया एंड होलकर फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मराठास. मराठों की जब शक्ति कम हो गई उसके बाद, उससे पहले क्या था, जो राजपूताना स्टेट्स थे वो राजपूताना स्टेट से कई सालों तक अपना उन्होंने दबदबा बनाए रखा सिंधिया पर और होलकर पर. कई दशकों तक अपना दबदबा बनाए रखा. उसके बाद जब मराठा की शक्ति क्षीण हो गई, मराठा की ताकत कम हो गई, तो दे लैक द एनर्जी टू रीअसर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी. तो उन्होंने जो दोबारा आज़ादी प्राप्त करने की जो एक उनकी इच्छा थी वो उन्होंने छोड़ करके जो ब्रिटिश सुपरमेसी थी उसका नियंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया. Thus by 1880 the entire Indian subcontinent except Punjab and Sindh had been brought under British control. 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़ करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे बाकी, उन सब पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया. पार्ट ऑफ इट वॉज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश एंड द रेस्ट बाय इंडियन रूलर्स ओवर whom द ब्रिटिश एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर. क्या था, जिस पर कुछ तो ऐसे स्टेट्स थे जिस पर अंग्रेज डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन चला रहे थे. कुछ ऐसे थे जहां इंडियन शासक अपना शासन चला रहे थे, लेकिन किसके तौर पर, जिस तरीके से जो रूल रेगुलेशन थे वहाँ अंग्रेजों की ही चलती थी, सुपरमेसी वहाँ अंग्रेजों की ही थी. दीज स्टेट्स हैड नो आर्म्ड फोर्स ऑफ देयर अवन. जो स्टेट, जो ये देसी राजा थे, इंडियन रूलर्स थे, वो चला रहे थे, उनके पास कोई अपनी आर्मी नहीं होती थी. दे पेड हैविली फॉर द ब्रिटिश फोर्स सेंसन इन देयर टेरिटरीज टू कंट्रोल दैम. उनकी टेरिटरीज में जो भी ब्रिटिश फोर्स रहती थी उसकी मेंटेनेंस के लिए, उस पर उसको नियंत्रित रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा होता था वो भारतीय राजा ही देते थे. अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वॉज बिगन. जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1813 से 23 तक यहाँ रहे, वो उन्होंने एक नई पैरामाउंटसी की एक नई पॉलिसी लागू की. द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुपरमेसी इन इंडिया. कंपनी ने दावा किया कि इंडिया में सबसे ऊपर, सबसे ताकतवर कंपनी है, अंग्रेज हैं यहाँ. द कंपनी वॉज henceforth justified in annexing or threatening to conquer any Indian kingdom.
अंग्रेज क्या करते थे, किसी को भी धमका करके, डरा करके किसी भी इंडियन स्टेट्स पर नियंत्रण कर लेते थे। कोई भी इंडियन किंगडम हो, कोई भी इंडियन राज्य हो, उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। दिस पॉलिसी बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश रूल इन द फॉलोइंग पीरियड। और जो ये पॉलिसी थी, जो ये एक प्रकार का विचार था, वो उन्होंने आगे आने वाले काफ़ी समय तक अपनाए रखा, जो इंडियन स्टेट्स थे उनको नियंत्रित करने के लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध पर नियंत्रण करना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध occurred बिकॉज ऑफ द ग्रोविंग एंग्लो रशियन राइवलरी इन यूरोप एंड एशिया। सिंध पर नियंत्रण किया गया क्योंकि उस समय जो एंग्लो रशियन राइवलरीज थे, जो प्रतिस्पर्धी थे, वो काफ़ी उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी उनके बीच में, यूरोप और एशिया में। द ब्रिटिश फियर्ड दैट रसिया माइट अटैक इंडिया। ब्रिटिश अंग्रेजों को डर था कि रसिया इंडिया पर अटैक करेगा थ्रू अफगानिस्तान और पर्सिया, या तो अफगानिस्तान के रास्ते या पर्सिया के। टू काउंटर रसिया इट थॉट टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्सिया। रसिया के अटैक से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपना जो दबदबा था, अपनी जो ताकत थी, वो अफगानिस्तान में और पर्शिया में बढ़ा दी। इट आल्सो फेल्ट दैट हिज दिस पॉलिसी कुड बी सक्सेसफुली परस्यूड ओनली इफ सिंध वॉज ब्रॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। और उनकी जो ये पॉलिसी थी तभी सफल हो सकती थी जब जो सिंध है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आई। द रोड ऑफ सिंध वर ओपन फॉर ब्रिटिश ट्रेड बाय ट्रीटी इन 1832। 1832 में एक संधि के द्वारा सिंध की सभी जो रोड्स थे, जो सभी रास्ते थे, वो खोल दिए गए अंग्रेजों के लिए, व्यापार के लिए। एंड चीफ ऑफ सिंध कॉल्ड अमीर्स, जो चीफ थे सिंध के, उसको जिसको अमीर्स बुलाया जाता था, वर मेड टू साइन ए सब्सिडरी ट्रीटी इन 1839। उन्होंने 1839 में एक संधि साइन करी। इन स्पाइट ऑफ एश्योरेंस, विश्वास दिलाने के बावजूद भी, दैट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वुड बी रिस्पेक्ट, जो उनकी सत्यनिष्ठा थी वो सम्माननीय थी। सिंध वॉज अनेक्स्ड इन 1843 बाय सर चार्ल्स नेपियर। 1843 में सर चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध पर भी अधिकार कर लिया गया, सिंध पर भी नियंत्रण कर लिया गया। आगे है हमारा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन जून 1839 वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह राव की जून 1839 में मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। दिस लेड द ब्रिटिश टू look across the Sutlej even though they had signed a treaty of perpetual friendship with Ranjit Singh in 1809। ब्रिटिश जो लोग थे, अब उनका ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने सतलुज के पार जाकर के एक संधि साइन की और राजा रंजीत सिंह जो थे उनके साथ क्या करना चाहा, जो उनका क्षेत्र था, जो उनके बाद का जो समय रहा, उसमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। उनके बाद कौन था, उनका पुत्र वहाँ का राजा बना था और उनका राज्य संभाल रही थी उनकी पत्नी। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन अंडर सम प्रोवोकेशन द सिख आर्मी क्रॉस द सुतलेज। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जब गुस्से में आकर के, क्रोधित होकर के, जो सिख आर्मी थी उन्होंने सतलुज को पार कर लिया। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया एंड ऑक्युपाइड लाहौर, और लाहौर पर नियंत्रण कर लिया। एंड साइन ए ट्रीटी, और एक संधि साइन की। द ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड दलीप सिंह ए सन ऑफ रंजीत सिंह। क्या था कि रंजीत सिंह के जो पुत्र थे दलीप सिंह, उनके द्वारा ये संधि की गई। एज किंग एंड हिज मदर रानी जिंदान एज रिजेंट। रिजेंट होता है प्रतिनिधि, तो जो उसके पुत्र थे वो तो राजा के तौर पर कार्य कर रहे थे यहाँ दलीप सिंह, और उसकी जो मदर थी वो एक प्रतिनिधि के तौर पर, राजकीय प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ कार्य कर रही थी। उनके साथ अंग्रेजों ने संधि की। बिसाइड पेइंग ए ह्यूज वॉर इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी होता है कि और जानने की जो रकम होती है उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी।
और जाने की जो रकम थी वो कैश में यानी कि पैसे में देने की बजाय द सिख हैड टू सीडेड मैनी ऑफ देयर टेरिटरीज इंक्लूड कश्मीर। जो सिख्स थे उन्होंने, जो दलीप सिंह था, उन्होंने अपना बहुत सारा क्षेत्र जिसमें कश्मीर भी था वो अंग्रेजों को दे दिया। द ब्रिटिश सून अक्यूज्ड रानी जिंदान ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़। जल्दी ही अंग्रेजों ने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ का दोषी ठहराया रानी जिंदान को कि भाई वो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है, ऐसा उन्होंने उसको दोषी ठहराया। एंड सेंट हर इनटू एग्जिल, और उसको जेल भेज दिया। द एंटायर 6 स्टेट्स रोज इन रेवोल्ट अंडर मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। और पूरा जो 6 स्टेट था उसमें विद्रोह फैल गया। जो मुलराज के अंडर था, कार्य कर रहा था, द गवर्नर थे उस समय, जो गवर्नर थे मुल्तान के। द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सिख्स। और दूसरा आंग्ल सिख हुआ गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डलहौजी थे यहाँ के, उस समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द सिख वर डिफीटेड एंड पंजाब वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। सिखों को हरा दिया गया और अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। दिलीप सिंह वॉज पेंशनड ऑफ एंड सेंट टू इंग्लैंड। दिलीप सिंह को पेंशन पर रख लिया गया और उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह कौन था? रंजीत सिंह का पुत्र, जो पंजाब के राजा थे उस समय, और उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनका पुत्र वहाँ का राजा बना था, दलीप सिंह। तो ऐसे ही क्या थे कि पिता के बाद उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र वहाँ का राजा बन जाता था। इसीलिए अंग्रेजों का कई स्टेट्स पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था और उन्होंने इसके लिए एक नई पॉलिसी अपनाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1848। लॉर्ड डलहौजी जो थे इंडिया में गवर्नर जनरल बनकर के आए 1848 में। ही वॉज डिटरमाइंड टू एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर एज लार्ज एन एरिया एज पॉसिबल। वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा एरिया हो सके, जितना हो सके, अंग्रेजों का नियंत्रण भारत में बढ़ाया जाए। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच लॉर्ड डलहौजी implemented his policy of annexation was the doctrine of lapse। और इसमें कि जहाँ अपना नियंत्रण है उसको बढ़ाने के लिए उसने एक नई प्रकार की नीति अपनाई, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अंडर दिस डॉक्ट्राइन when the ruler of protected state died without a natural heir। अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट का जो राजा था वो मर जाता बिना किसी उत्तराधिकारी के, तो हिज स्टेट वाज नॉट टू पास ऑन टू एन अडॉप्टेड हायर एज सैंक्शन्ड बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री। तो उसका जो उसने अपने बुढ़ापे का उत्तराधिकारी के तौर पर उसको सैंक्शन किया था कि भाई गोद लेके किसी को कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। मान लो किसी राजा के पुत्र नहीं होता तो उसने कोई पुत्र गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी अगर बना दिया, तो जो अंग्रेज थे उसको उस राज्य का, उस स्टेट का राजा नहीं मानते थे। इंस्टेड इट वाज टू बी अनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया अनलेस द अडॉप्शन हैड बीन क्लियरली अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। और इंडिया में जो ये इस प्रकार की अडॉप्शन की नीति अपनाई जा रही थी वो तब तक नहीं मानी जाती थी जब तक उसको ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल ना दिलवाया जाए। मैनी स्टेट्स वर अनेक्स्ड थ्रू दिस डॉक्ट्राइन। और बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिए गए इस नीति के द्वारा। उसमें था सतारा 1848 में हड़पा गया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1835 में और झांसी 1854 में। आपने झांसी के बारे में सुना होगा कि राजा के कोई पुत्र नहीं था, उसको उनको एक दत्तक पुत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं माना था और युद्ध में झांसी पर नियंत्रण कर लिया था। आगे है लॉर्ड डलहौजी वॉज keen on annexing the kingdom of अवध।
जो लॉर्ड डलहौजी थे, अब उनकी नज़र अवध पर गई। बट द टास्क प्रेजेंटेड सर्टेन डिफिकल्टीज, परंतु इसमें कुछ कठिनाइयां थी। द नवाब ऑफ अवध हैड मैनी हायर्स, जो नवाब थे अवध के, उनके कई सारे उत्तराधिकारी थे। एंड कुड नॉट बी कवर्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था इस लैप्स की नीति के द्वारा। Finally, Lord Dalhousie hit upon the idea of obliged by duty to protect the people of Awadh. Nawab Wajid Ali Shah was accused of having misgoverned his state and of refusing to introduce reforms. तो उन्होंने, अंग्रेजों ने एक नई नीति अपनाई कि जो वहाँ के राजा थे, नवाब थे, नवाब वाजिद अली, उनको इस लिए दोषी ठहराया कि वो जो यहाँ की जनता है उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं, और मिस गवर्न के एक प्रकार का दोष उनके ऊपर लगाया, और उन्होंने उसको दोबारा से कहा कि हम दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। His state was therefore annexed in 1856, और उन्होंने इस स्टेट को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में ले लिया 1856 में। अंग्रेज enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt in 1857। और जिस तरीके से उस नवाब के साथ व्यवहार किया गया, जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको देखते हुए वहाँ के अवध के लोगों ने, जो 1857 की एक क्रांति हुई, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया अपने राजा के साथ न्याय करने के लिए। तो कल हम पढ़ेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इतना ही करेंगे। टुडे यू विल रिवाइज इट एंड लर्न इट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।